संख्या 36 कि एक 4 पोल अल्टरनेटर को दोस्तों 1500 आरपीएम पर घुमाया जाता है। 4 पोल का एक दोस्तों अल्टरनेटर, उसको 1500 आरपीएम पर हम घुमाते हैं। तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का अवधि काल निकालिए दोस्तों, है ना, अवधि काल, टाइम पीरियड। तो फटाफट निकालेंगे मेरे सभी भाई कि 50 मिली सेकेंड रहेगा या 10 मिली सेकेंड रहने वाला है या 20 मिली सेकेंड या फिर दोस्तों 50 मिली सेकेंड। नॉर्मल सा फॉर्मूला है, उसके तहत ये निकल जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी निकालिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार जी। देखिए पूनम जी ने आंसर भी दिया बहुत अच्छा। तो आज जो फर्स्ट बार आंसर देगा और जो फर्स्ट टाइम तो आंसर देगा ही, साथ ही के साथ जो सही आंसर देगा आज उनको हम लास्ट तक देखेंगे कि किसका ज़्यादा आता है। बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। देखिए बहुत ज़बरदस्त 20 आ रहे हैं। शौकत अली भाई, किक्की भाई आपका भी। तो देखिए दोस्तों, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कैसे होगा आपको पता है दोस्तों। राम राम सुरेश कुमार जी, राम राम दोस्त। तो देखिए दोस्तों, हम जब नॉर्मल निकालते हैं टाइम पीरियड अवधि निकाल के, तो लिए टी बराबर होता है दोस्तों 1/f। ये फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों, टी बराबर 1/f होता है। लेकिन यहाँ पर हमें ना तो फ्रीक्वेंसी पता है, ये तो निकालना ही, ये तो फ्रीक्वेंसी मालूम नहीं। तो फ्रीक्वेंसी पहले हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो बिल्कुल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, f बराबर PN/120 करते हैं ना, f बराबर। तो पोल्स 4 हो गए, 1500 आरपीएम हो चुकी है और दोस्तों 120 नीचे आएगा। तो 0 से 0 कट गया दोस्तों, 4 से दोस्तों ये 3 बार और 3 से दोस्तों ये कट गया अपना 5 बार, तो यानी 50 इसका राइट आंसर आ गया। अब 50 का निकालना है, तो अब हमें करेंगे दोस्तों t बराबर 1/50, है ना। तो 1/50 का जब पॉइंट लगाएंगे तो 0 यहाँ बढ़ेगा, एक 0 और लगाएंगे तो एक 0 और बढ़ेगा। तो ये 2 टाइम कट गया है। तो पॉइंट है दोस्तों 02, है ना, 0.02। अब इसको क्या है कि ये तो आइए हमारी सेकंड्स के अंदर, अगर मिली में सेकंड करना है दोस्त, मिली में इसको काउंट करना है तो 100 से इसको 1000 से 1000 से इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपना मिली के अंदर। बहुत ही शानदार। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका सी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 37 की ओर अच्छे से आंसर देंगे जल्दी से जल्दी सभी दोस्त। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए और फटाफट बताइए दोस्तों कि एक इंटरनेटर से किसी उद्योगशाला में विभिन्न प्रकार के लोड संयोजित हैं, अलग अलग प्रकार के लोड संयोजित हैं दोस्तों। यदि फेज क्रम को दोस्तों R/B के स्थान पर RB/Y कर दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों। प्रकाश लोड प्रभावित होंगे, ऊष्मीय लोड प्रभावित होंगे, सिंगल फेज मोटर लोड प्रभावित होंगे या दोस्तों 3 फेज मोटर लोड प्रभावित होंगे। हाँ, तो देखिए दोस्तों, श्याम कुमार जी ने क्या सर फर्स्ट आंसर, मेरा नाम किसी और का लिया। सुभाष चंद्र स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी। पुष्पेंद्र जी, आपका भी स्वागत है दोस्त। हाँ, तो 37 का जल्दी से जल्दी आंसर देंगे, बहुत जबरदस्त। RK09 भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। ओम प्रकाश जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत जबरदस्त। तो देखिए दोस्तों, आंसर आ रहे हैं लगभग डी, सभी के डी आ रहे हैं ना, बहुत ही शानदार। देखिए बहुत जबरदस्त आप सभी के आंसर है। श्रीकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो 37 में लगभग सभी मेरे भाई डी दे रहे हैं। चलो देते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिंगल फेज है ना, तो सिंगल फेज में तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, ना ही ऊष्मीय ना ही प्रकाशीय लोड। ये जो प्रभाव बढ़ता है ना दोस्तों, जब 3 फेज के अंदर, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि 3 फेज मोटर के अंदर दोस्तों हमने पढ़ा है ना कि 3 फेज मोटर के अंदर अगर आपको घूर्णन गति चेंज करनी है तो फेज क्रम को चेंज कर सकते हैं। तो फेज क्रम चेंज हो रहा है तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा, सीधा सीधा आपके 3 फेज मोटरों के ऊपर। उनका क्या हो जाएगा दोस्तों, उनकी रोटेटिंग जो वो होती है ना डायरेक्शन, वो चेंज हो जाएगी, है ना। तो प्रभाव किस पे पड़ेगा दोस्तों, 3 फेज की मोटर पर। तो डी इसका बहुत ही शानदार आंसर, सभी ने डी दिया, बहुत ही अच्छा भाई। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या हम चलते हैं दोस्तों 38 की ओर। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत उत्पादन केंद्रों पर प्रयुक्त अल्टरनेटर दोस्तों सामान्यतः खालिस्तान प्रकार के होते हैं। क्या स्थिर फील्ड वाले होते हैं या फिर दोस्तों स्थिर आर्मेचर या फिर दोस्तों गतिमान आर्मेचर या चुंबकीय रोटर प्रकार के होते हैं। अमित कुमार सिंह जी, हेलो मेरे भाई। दोस्तों जो भी दोस्त आता जाए ना और थोड़ा लगातार बना रहे ताकि उसको चीजें समझ में आए ना, क्योंकि आप एक ही 2 क्वेश्चन देखोगे आपको लगेगा शायद समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो थोड़ा बने रहोगे ना काफी टाइम के लिए, तब चीजें समझ में आने लगेगी। और साथ ही साथ
मेरे सभी प्यारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए प्लीज़। ब्रिजेश कुमार जी बहुत अच्छा, ठीक है। तो लगभग सबका ए आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। और सभी से रिक्वेस्ट एक चीज़ और है कि एक क्वेश्चन का एक या दो बार ही आंसर दें ताकि सबके कमेंट्स अच्छे से देख पाएंगे प्लीज़, है ना, इतनी सी रिक्वेस्ट और है। हाँ, शैलेंद्र गिरी जी आपका भी स्वागत है, बहुत अच्छा। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल 38 का अधिकतर मेरे भाइयों का ए आया है, बहुत ही अच्छा। 38 में अधिकतर मेरे भाई ए दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों ए नहीं होगा यार, ये नहीं होगा। ये क्यों होगा दोस्तों कि उत्पादन केंद्रों पर प्रयुक्त अल्टरनेटर सामान्यतः प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब एक तो होता है रोटेटिंग फील्ड प्रकार के रोटेटिंग फील्ड प्रकार के, और एक होते हैं दोस्तों रोटेटिंग आर्मेचर, है ना। आपने दो प्रकार के अल्टरनेटर सुने होंगे कि रोटेटिंग फील्ड और रोटेटिंग आर्मेचर। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि जो ज़्यादा हाई स्पीड के लिए या फिर जिसको ज़्यादा आप लोड के लिए यूज करते हैं वो कौन सा होता है दोस्तों, रोटेटिंग फील्ड प्रकार का। कौन सा होता है दोस्तों, रोटेटिंग फील्ड प्रकार का होता है। तो अब थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा तो अब आंसर दीजिए फटाफट, मैंने हिंट किया है सिर्फ आपको। जल्दी से जल्दी आंसर देंगे दोस्तों फटाफट। अब कुछ आप क्वेश्चन के आंसर में अगर चेंज करना चाहते हैं तो बताएं दोस्तों कि अभी भी, या फिर आप ए के ऊपर ही रहेंगे। हाँ, तो देखिए दोस्तों बिल्कुल आप बहुत ही अच्छा, आपके आंसर सही आने लगे हैं कि मैं आप ही के ऊपर लोड डालना चाह रहा था कि आप ही अपने आंसर को मैच करें। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, है ना, बहुत अच्छा। क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा हुआ है कि आर्मेचर जो अल्टरनेटर होते हैं ना दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। आर के भाई आपका भी स्वागत है। स्थिर फील्ड वाला या स्थिर आर्मेचर वाला, है ना। तो देखिए दोस्तों, जिसमें आर्मेचर स्थिर रहता है यानी फील्ड वहां पर रनिंग रोटेट करेगा। जब फील्ड रोटेट करेगा ना तो वो हाई मतलब क्वालिटी का होता है। हाई क्वालिटी से मतलब ये हो गया कि वो अधिक उत्पादन में आपको काम आएगा, अधिक उत्पादन में काम आएगा। तो उत्पादन आपको करना है तो दोस्तों उत्पादन आपको कम थोड़ी करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाई उत्पादन के लिए। तो सामान्य जो प्रकार किया जो यूज किया जाता है दोस्तों वो है स्थिर आर्मेचर का। बहुत अच्छा, देखिए बहुत ही शानदार, ठीक है। समझ में नहीं आया दोस्तों, समझ में कुछ नहीं दोस्तों। आप जो अल्टरनेटर होते हैं ना नॉर्मल वे में, आप देखते हैं एक तो स्थिर फील्ड और एक स्थिर आर्मेचर। इसका क्या है, अपन बुक में उल्टा पढ़ते हैं, उसके अंदर आता है रोटेटिंग फील्ड और रोटेटिंग आर्मेचर। तो अब स्थिर आर्मेचर है तो फील्ड गति करेगा, तो फील्ड गति करता है उस टाइम पे मतलब कि आपका अधिक उत्पादन के लिए काम आने वाला अल्टरनेटर होता है। जहां फील्ड स्थिर रहेगा यानी आर्मेचर घूम रहा है यानी वो कम उत्पादन के लिए। अब विद्युत उत्पादन के लिए हम अधिक जो उत्पादन करता है उसका यूज करते हैं, तो अधिक कैपेसिटी वाला ये होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं दोस्तों 39 की ओर के अल्टरनेटर के आउटपुट खालिस्तान में अंकित किए जाते हैं। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों के किलोवाट होता है, एचपी में होता है, बीएचपी में, या दोस्तों केवीए में। प्रश्न संख्या 39 का जल्दी जल्दी आंसर दें फटाफट, बहुत अच्छा। देखिए इसका तो लगभग सब अच्छे से देंगे और सही भी देंगे। लोग काफ़ी कम आते जा रहे हैं क्लासेस के अंदर, क्या दिक्कत है, बंद करेंगे क्लासेस 2-4 दिन। अब तो होली भी गई दादा वो। चौहान साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, चौहान साहब भी आ गए हैं। तो चौहान साहब पहली बार शायद आप चैनल पे आए हैं, तो आप रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे भाई। बेल आइकन जरूर दबा लेना मेरे भाई सभी। हाँ, तो देखिए 39 का राइट आंसर बिल्कुल डी है दोस्तों, डी इसका राइट आंसर होगा, है ना। क्योंकि दोस्तों केवीए है ना, केवीए के अंदर मापी जाती है अपनी अल्टरनेटर, है ना, बिल्कुल। आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 40 की ओर। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। हाँ,
कि अल्टरनेटर की आउटपुट खालिस्तान को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, अल्टरनेटर की आउटपुट है ना, आउटपुट जो अल्टरनेटर देगा उसके लिए बता रहा है कि किसको नियत रखे, प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित किया, क्या फ्रीक्वेंसी को नियत रखना पड़ेगा, या करंट को, या वोल्टेज को, या दोस्तों फेज क्रम को। बहुत अच्छा, शानदार। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, कि आपने बहुत अच्छे, आपने लगभग ए दे रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी को आपको दोस्तों क्या रखना पड़ेगा, नियत रखना पड़ेगा। बहुत अच्छा दोस्तों, तो बिल्कुल सही है, ए इसका राइट आंसर है। इसमें तो सभी का सही आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी दोस्तों फ्रीक्वेंसी को आप जब नियत रखोगे ना, तो प्राइम मूवर की गति को एडजस्ट करके आप आउटपुट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 41 की ओर, और जल्दी से जल्दी बताएंगे कि अल्टरनेटर का वोल्टता नियमन निम्न सूत्र में दर्शाया जाता है। जो अपन वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जो अपन यूज और फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, वो कौन सा होगा, वी आर, यानी वोल्टेज रेगुलेशन बराबर वी एन एल माइनस बी एफ एल अपॉन बी एफ एल इंटू 100। देखिए दोस्तों, फॉर्मूले सारे पढ़ लेना, मैं एक की फुल फॉर्म बता देता हूँ। देखिए वी आर का मतलब वोल्टेज रेगुलेशन हो गया, बराबर बी एन एल, यानी दोस्तों नो लोड पर वोल्टेज और फुल लोड पर वोल्टेज, और ये फुल लोड है तो इंटू 100 है। तो ये इस तरीके से सारी है, बस इसमें प्लस माइनस और ऊपर नीचे किया हुआ है। तो जल्दी से बताएं दोस्तों, ए बी सी और डी में से कौन सा राइट आंसर होगा। सोहन सिंह जी, एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा था अभी, एग्जाम कौन सा निकल रहा है अपना दोस्त, एग्जाम से पहले आपका एडमिट कार्ड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप, है ना, टेंशन मत लीजिए। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, अधिकतर का आंसर यहाँ पर भी ए आ रहा है, और कुछ लोग बी भी दे रहे हैं। देखिए सभी से रिक्वेस्ट है कि एक प्रश्न का आंसर या एक या दो बार दें, देखो दोस्तों, है ना, खासतौर से सुभाष भाई और सुजीत भाई आपसे, है ना। हाँ, तो देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 41 बिल्कुल सही है, जो ए दे रहे हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी एन एल, यानी दोस्तों वोल्टेज नो लोड पर माइनस फुल लोड करेंगे उसमें से, और नीचे दोस्तों फुल लोड आता है, और 100 मल्टीप्लाई में चले जाएगा। कई मेरे भाई बी एन एल नहीं आएगा मेरे भाई, अपॉन में एन एल कभी नहीं आता, फुल लोड आएगा नीचे, है ना, तो फुल लोड नीचे आ जाएगा। हाँ, इसरो के एडमिट कार्ड आने लगे हैं, बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे भाइयों, वो 1 होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो 1 होने वाला है। तो फुल लोड अपॉन में हमेशा आएगा। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 42 की ओर। 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्टरनेटर्स को समानांतर में प्रचालित करने के लिए, अगर अल्टरनेटर को दोस्तों आपको समांतर में प्रचालित करना है तो, सतीश भैया में बी ही दिया है सर, बी दे रखा है, मतलब फुल लोड नीचे नो लोड दे रखा है, नो लोड नहीं आएगा दोस्त, फुल लोड अपॉन में आता है ना। बहुत बार ये आ चुका है एग्जाम्स के अंदर भी, तो वहां पर भी फुल लोड ही मानते हैं नीचे। कि बताइए दोस्तों, फटाफट के समांतर में प्रचालन के लिए क्या करना चाहिए। अतिरिक्त लोड को वहन करने के लिए चलाया जाता है, ये कोई अल्टरनेटर ओवरलोड नहीं हो इसलिए, या फिर दोस्तों लोड घट जाने पर, या फिर दोस्तों रनिंग अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी नियत रहे इसलिए। बहुत अच्छा पुष्पेंद्र जी, सॉरी किस वास्ते। जी फटाफट आंसर देंगे प्रश्न संख्या 42 का। सॉरी वोरी कुछ मत बोला करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो गलती सलती आप यहाँ क्लास ले रहे हो, आपका एग्जाम नहीं हो रहा है ये, तो यहाँ गलती होगी तो वो चल जाएगी, पर यह है कि सीखो उन चीज़ों से ना, सीखना है बस। बहुत अच्छा। तो देखिए 42 का अधिकतर मेरे भाई, 42 के अंदर अधिकतर मेरे भाई डी दे रहे हैं यार। डी दे रहे हो क्या, डी क्यों दे रहे हो यार, ए होगा, है ना, डी नहीं होगा दोस्तों। कि क्या कह रहा है कि दोस्तों अल्टरनेटर को समांतर में प्रचालन करने से, अरे प्रचालन करने से अल्टरनेटर की रनिंग फ्रीक्वेंसी नियत रहती है, ये तो गलत है ना।
रनिंग फ्रीक्वेंसी से कोई रिलेशन नहीं है इसका दोस्तों। अतिरिक्त लोड को वहन किया जा सकता है इसलिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए होगा। ए देखिए दोस्तों, दो चीजों को पैरेलल में चलाने का, यानी दो ट्रांसफार्म हो या दोस्तों दो अल्टरनेटर हो, उनको चलाने का जो मेन रीजन होता है दोस्तों वो यही होता है कि लोड को शेयरिंग करना, लोड को आपस में दोस्तों बांट लेना, है ना। हाँ, हाँ, तो ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि अतिरिक्त लोड को दोस्तों वहन करने के लिए। अरे यार, आप एक जना जा रहा है कोई काम से, उसके साथ दूसरे पर्सन को भेजने का रीजन क्या होता है कि वहां पर अगर कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो दोनों फेस करें। तो बस वही होता है कि अल्टरनेटर आपका लगा हुआ है, मान लो कि अल्टरनेटर के सामने ये प्रॉब्लम आ गई कि उसका जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोड उसके ऊपर आ चुका है, तो फिर वो जल सकता है या बंद हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि एक एक्स्ट्रा अल्टरनेटर उसके साथ पैरेलल में जोड़ देते हैं, ताकि अगर उस पर लोड ज्यादा पड़े तो लोड की शेयरिंग हो सके। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं 43 की ओर। 43 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि अल्टरनेटर का पावर फैक्टर खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो जल्दी से बताएं कि रोटर की घूर्णन गति पर निर्भर करेगा, या अल्टरनेटर की उत्तेजना पर निर्भर करेगा, या प्राइम मूवर की इनपुट पर निर्भर करेगा, या आउटपुट में संयोजित लोड पर निर्भर करता है। तो पावर फैक्टर कहां निर्भर करेगा? अल्टरनेटर का। तो जल्दी से बताएंगे प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर। ओके आरके भाई, आपका क्या इश्यू है? आप एक बार मेरे को व्हाट्सअप कर देना नंबर पे ना, तो फिर अपन उसका देखते हैं क्या है ना। हाँ, देखिए कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा, सब क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दीजिए ना। हाँ, श्रीवेश भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ना। हाँ, हाँ, तो देखिए दोस्तों 43 का जो राइट आंसर है, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। देखो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है डी। देखिए दोस्तों, अल्टरनेटर में जो पावर फैक्टर है ना वो किस पर निर्भर करती है दोस्तों कि आउटपुट में संयोजित लोड, जितना जैसा लोड रहेगा उसके हिसाब से दोस्तों पावर फैक्टर चेंज होता रहता है। यानी इंडक्टिव लोड है यानी दोस्तों तो आपका लैगिंग पावर फैक्टर मिलेगा, अगर कैपेसिटिव लोड है तो फिर वो यूनिटी पावर लीडिंग पावर फैक्टर मिल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आउटपुट में संयोजित लोड पर निर्भर करता है आपका पीएफ की वैल्यू अल्टरनेटर के लिए। तो बाकी ए बी सी गलत है, राइट आंसर इसका डी है। आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 44 की ओर चलते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाइयों कि अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया यानी जो आर्मेचर रिएक्शन होती है दोस्तों उसका प्रभाव मूलतः है। तो बताएं दोस्तों, उत्पादित विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी पर होता है, टर्मिनल वोल्टेज पर होगा, या रोटर की घूर्णन गति पर होगा, या उत्तेजक वोल्टेज पर होने वाला है। हाँ, पीडीएफ मिल गई ना दोस्तों। हमने जो टेस्ट थे ना, 2 टेस्टों की तो डाल दी है। जो पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट लिया था संडे और मंडे को, सॉरी सैटरडे और संडे को। और उसके अलावा भी अब जो अल्टरनेटर चल रहा है इसका हम आज डाल देंगे आपको पीडीएफ, है ना। बिल्कुल, दोनों क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, कल की का और आज का भी। बहुत अच्छा, देखिए सोमन सिंह जी ने भी दिया इसका, बहुत अच्छा। ओम प्रकाश जी की भी दिया है, बहुत अच्छा। जल्दी जल्दी आंसर भी देंगे सभी दोस्त। हाँ, तो देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन का देखिए दोस्तों, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा, आरके भाई बोल रहे हैं पावर फैक्टर सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है। सिंक्रोनस मोटर की बात नहीं हो रही दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है 40 अपने अल्टरनेटर की, है ना। तो अल्टरनेटर के अंदर होता है उसके लोड पर डिपेंड करता है ना। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर जो सी दे रहे हैं, यहाँ पर जो मेरे भाई 44 के अंदर जो सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाए। यानी दोस्तों रोटर की घूर्णन गति पर होता है, रोटर की घूर्णन गति पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों आर्मेचर प्रतिक्रिया का। बहुत अच्छा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो होता है ना अपना रोटर होता है ना, वो घूर्णन गति पर दोस्तों उसको सप्लाई कौन सी देते हैं, क्योंकि उसमें डीसी सप्लाई दी जाती है। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है, और आर्मेचर प्रतिक्रिया की वजह से दोस्तों उसमें क्या हो जाता है, अपन के लोड के जो पावर फैक्टर के अनुरूप होता है ना दोस्तों, उसमें आर्मेचर जो प्रभाव होता है दोस्तों उसकी घटाव या बढ़ना या घटना हो जाता है। तो यानी रोटर की मेन क्या होता है दोस्तों, घूर्णन गति होती है।
आगे चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 45 की ओर कि अल्टरनेटर को अत्यधिक उत्तेजित कहा जाता है जबकि वह खालिस्तान पर कार्य करता है। यानी अल्टरनेटर को ओवर एक्साइटेड कहा जाता है, लेकिन फिर भी वह किस पर वर्क करता है दोस्तों? ए इकाई पावर फैक्टर पर, बी पिछड़ते हुए पावर फैक्टर पर, सी आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पर, या फिर दोस्तों डी शून्य पावर फैक्टर की ओर। जल्दी से जल्दी बताएंगे प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर। हाँ, जल्दी से जल्दी आंसर देंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 45 का। बहुत अच्छा, देखिए तो देखिए दोस्तों बिल्कुल बहुत ही शानदार जो मेरे भाई सी दे रहे हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल श्याम कुमार जी सही आंसर है कि आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पर वर्क करता है आपका अल्टरनेटर, क्योंकि ओवर एक्साइटेड रहता है हमेशा, तो आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पर ही ये वर्क करता है। बहुत ही अच्छा दोस्तों, प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर होगा दोस्तों सी। बहुत ही शानदार। आगे चलें दोस्तों, प्रश्न संख्या चलते हैं दोस्तों 46 की ओर। 46 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है दोस्तों? हाँ बिल्कुल, सभी दोस्त शेयर कर दीजिए ताकि सभी और मेरे फ्रेंड्स भी आ सकें। बिल्कुल, अल्टरनेटर्स को समन्वय यानी दोस्तों सिंक्रोनाइजेशन को परखने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रचालन विधि कौन कौन सी है दोस्तों? कौन सी विधि है? ग्राउलर विधि, टेस्ट लैम्प विधि, डार्क तथा ब्राइट लैम्प विधि, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताएंगे दोस्तों कि कोई अल्टरनेटर है दोस्तों, उसको सिंक्रोनाइज करना है ना, तो आप कौन सी विधि के द्वारा आप प्रचालित कर सकते हैं? तो कौन सी विधि होगी दोस्तों, फटाफट बताएं। 46 का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक सबको याद होगा ये तो सभी इसका राइट आंसर देंगे। सॉरी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। देखिए दोस्तों सभी का राइट आंसर आ रहा है, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, शैलेंद्र गिरी जी ए नहीं होगा मेरे भाई, हाँ बाकी सबने अच्छा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है सी। बहुत ही शानदार। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा कि डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि दोस्तों किसकी विधि होती है? सिंक्रोनाइज की। तो अल्टरनेटर को दोस्तों सॉरी एक सेकेंड रुकना, हाँ सुजीत मेरे भाई थोड़ा कमेंट्स सभी के देखने दीजिए प्लीज। एक बार देख लेता हूँ दोस्त, मैं एक बार में ही देख लेता हूँ। देखिए अल्टरनेटर का जो समन्वय होता है ना, यानी सिंक्रोनाइज करने की विधियां दोस्तों लगभग आपको पता होगा, लगभग टोटल विधि 4 विधि होती है ना, जिसके अंदर एक होती है डार्क लैंप विधि, एक ब्राइट लैंप विधि, एक डार्क ब्राइट लैंप विधि। तो ये कौन सी वाली विधि है? डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या चलते हैं दोस्तों 47 की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की गणना के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अल्टरनेटर के अंदर दोस्तों अगर विद्युत वाहक बल हम उत्पादित करते हैं, कौन सा ऐसी प्रकार का विद्युत वाहक बल लेते हैं ना दोस्तों अल्टरनेटर से, तो उसको लेते हैं, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे? ए ई एवरेज बराबर होता है दोस्तों 4.445 FT KP/kd, या फिर दोस्तों ई एवरेज बराबर 1.115 FT/kP/kd, या फिर दोस्तों सी ई एवरेज बराबर 4.445 FT, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो जल्दी से जल्दी बताएंगे 47 का राइट आंसर। बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी आंसर देते जाएं और बीच बीच में शेयर कर दीजिए दोस्तों अपनी सभी दोस्तों को। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो अपना जो लाइक बटन है उसको दबा के बता दीजिए कि हाँ हमें क्लास बहुत ही अच्छी लग रही है ना। तो लाइक भी करते रहें जिससे हमें भी पता चल जाए कि क्लास में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो देखिए दोस्तों हाँ 47 बिल्कुल सही है दोस्तों। 47 के अंदर आपका जो है राइट आंसर है दोस्तों अपना ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 44 में ये देखिए फाई यानी फ्लक्स का वैल्यू हो जाता है, एफ यानी फ्रीक्वेंसी होती है, टी यानी दोस्तों इसकी क्या हो जाती है? चालकों की संख्या हो जाती है, KP/kd होते हैं दोस्तों अपने एक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है ना। और बिल्कुल इस तरीके से इसके हो जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। इस फॉर्मूले को अच्छे से रट लेना, दिमाग में फीड कर लेना, 4 बार लिख के याद करना है, चाहे कैसे भी याद कर लेना।
आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 48 की ओर। 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्टरनेटर के गतिशील रोटर को प्रदान किया जाने वाला उत्तेजक वोल्टेज खालिस्तान का होता है। देखिए दोस्तों, अल्टरनेटर के जो गतिशील रोटर यानी जो रोटर होता है ना दोस्तों, उसको जो प्रदान किया जाता है उत्तेजक वोल्टेज यानी उसको एक्साइटेड करने के लिए जो वोल्टेज दिया जाता है दोस्तों, वो कौन सा होता है? उच्च डीसी होता है, निम्न डीसी होता है, उच्च एसी होता है या निम्न एसी होता है? थैंक यू पुष्पेंद्र भाई, थैंक यू। अच्छा देखिए, अच्छी क्लास के लिए बोला था, अच्छा डिसलाइक दबा दिया है। हाँ कोई बात नहीं, चलो फोकस करते हैं क्लास के ऊपर, लाइक डिसलाइक तो चलते रहते हैं ना। बिल्कुल देखिए दोस्तों, अधिकतर का जो आंसर आ रहा है यहाँ पर बी दे रहे हैं ज़्यादातर दोस्त, सी भी कईयों का आया है। तो 48 जिन्होंने कल क्लास नहीं ली है ना, वो लगभग देंगे दोस्तों इसका राइट आंसर, मतलब इसका गलत आंसर देंगे, क्योंकि हो सकता है उनको याद नहीं। लेकिन जिन्होंने कल क्लास ली वो तो इसका गलत आंसर दे नहीं सकते। हाँ गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। हाँ तो देखिए 48 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बिल्कुल सही है दोस्तों, बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। सी तो कैसे होगा दोस्तों, एसी सप्लाई तो देते ही नहीं है, सी क्यों दे रहे हो उसका? आप दे सकते थे ए और बी में से, आपको कंफ्यूजन होती तो मैं समझ सकता हूँ, है ना भाई। आप ए और बी में से कंफ्यूज हो सकते थे कि कौन सा वोल्टेज दिया जाता है, लेकिन अब आप सी और डी को भी दे रहे हो ना, तो इसका मतलब आप उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा कम नॉलेज रखते हैं। देखो प्लीज नाराज मत होना, लेकिन सिंपल सी बात है, क्योंकि दोस्तों रोटर के द्वारा, अरे उत्तेजक वोल्टेज दोस्तों, इसी चीज को पढ़ लो, आप कहीं मत जाओ यार, आप किसी भी फील्ड पे मत जाओ कि ये अल्टरनेटर है, आर्मेचर है, फलाना, ये कुछ भी हो। उत्तेजक वोल्टेज यानी एक्साइटेशन वोल्टेज, तो दोस्तों 99% केस के अंदर उत्तेजक वोल्टेज जब लिखा है यानी एक्साइटेड वोल्टेज लिखा जाता है, तो दोस्तों डीसी सप्लाई दी जाती है। तो आप, मैं मान सकता था ए और बी में से कंफ्यूजन हो सकती थी, आप अगर सी और डी दे रहे हो तो इसका मतलब थोड़ा दिक्कत है। तो उत्तेजक वोल्टेज में हो सकता है, अब इसके अंदर ए और बी में से जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी है ना, यानी कि लो वोल्टेज की हम आपको इसके अंदर दोस्तों डीसी सप्लाई देते हैं। अमित कुमार जी 12 वोल्ट नहीं दोस्त, 12 वोल्टेज नहीं है ना, वोल्टेज भी बता देंगे। वोल्टेज वैसे एक मेरे भाई ने दे दिया है, श्याम कुमार जी बिल्कुल सही है आपका दोस्त। हाँ तो वोल्टेज दो रहता है लगभग दोस्तों 220 या 230 आप कह सकते हैं, है ना, 220 कह दीजिए। ऑप्शन में अगर 230 और 220 में से कुछ एक आता है तो ये राइट आंसर है। सर हमारे क्लास टेस्ट में बताएं, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल सही है, इसका बी इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 49 की ओर। 49 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से आंसर दीजिए कि जल विद्युत अल्टरनेटर, देखिए जल से विद्युत पैदा करने वाला अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का व्यास छोटा होता है, जिसके कारण मतलब व्यास छोटा होने की वजह से क्या होगा दोस्तों, उसकी घूर्णन गति उच्च रह जाएगी, यानी उच्च घूर्णन गति पर कार्य करेगा, या निम्न घूर्णन गति पर वर्क करेगा, या उच्च वोल्टेज पैदा करेगा, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। जल्दी से आंसर देंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 49 का। हाँ सुजीत कुमार जी 110 से 250 दिखाया है क्या आपको? लेकिन मैं सिंपल सा बता दूं आपको, 220 होता है दोस्त, है ना। एक ही, अगर आप एक ही शब्द में उसका आंसर देंगे तो 220 होगा, 220 इसका राइट आंसर होगा। कि आपके अल्टरनेटर के अंदर जो एक्साइटेशन के लिए वोल्टेज दिया जाता था वो 220 होता है दोस्त, है ना, क्लियर। अब आपका 110 से 250 लिखा दिया है, वो बात भी मैं समझ सकता हूँ कि आपको एक फ्रिक्वेंटली आंसर लिखा है, लेकिन अगर एक ही वैल्यू पे आप जाओगे तो 220 इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा। तो देखिए 49 आप बुक्स के अंदर ढूंढा करो, है ना, जिस चीज में आपको थोड़ा डाउट लगे ना बुक्स के अंदर घुस जाया करो, बुक्स के अंदर देखो दोस्तों, और जो अपनी बुक्स पढ़ते हैं उन्हीं में देखो बस, है ना। जो थ्योरी की बुक है उनके अंदर आपके जैसे आप लाते हो ना ये क्वेश्चन पेपर या फिर आपका कोई छोटी बुक, उनमें मत देखा करो, उनके अंदर तो थोड़ी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकल बुक्स है ना वो बिल्कुल राइट होती है। हाँ तो 49 का देखिए बिल्कुल सही है जो मेरे भाई ए दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ब्यास कम है। अरे ब्यास क्या बोल रहा है दोस्तों, रोटर का ब्यास कम है। अब आप इन चीजों पर जाओ मत कि जल विद्युत और ये टर्बो वोल्टेज को भूल जाओ दोस्तों, बिल्कुल भूल जाओ। आप यहाँ फोकस करो कि व्यास छोटा है। देखिए दोस्तों एक बड़ा पहिया होगा, एक छोटा पहिया होगा। छोटा पहिया अपना राउंड पहले कंप्लीट कर लेगा, बड़ा पहिया राउंड करने में थोड़ा टाइम लेता है।
बिल्कुल जितना छोटा पहिया होगा, यानी छोटा व्यास का मतलब यानी गोल चक्कर के लिए बोल रहा है ना ये, तो जितना छोटा गोल चक्कर होगा उसका राउंड पहले कंप्लीट होगा। तो पहले कंप्लीट होगा यानी उसकी घूर्णन गति दोस्तों फास्ट होगी, तेज होगी, है ना, तो उच्च घूर्णन गति पर वर्क करेगा। ए इसका बहुत ही अच्छा राइट आंसर। ओके दोस्त, 220 होता है, देख लेना कई बुकों में, है ना। 220 एकदम सही है। हाँ सचिन नमस्कार मेरे भाई। आगे दोस्तों 50 नंबर के क्वेश्चन पे आइए कि दो अल्टरनेटर को समन्वय स्थापित किया जाता है, यानी दो दो अल्टरनेटर को दोस्तों अपन क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं दोस्तों। करने के बाद एक अल्टरनेटर से दूसरे अल्टरनेटर पर लोड शिफ्ट करने के लिए, यानी एक से दूसरे पर लोड शिफ्ट करना है, तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इनकमिंग मशीन के प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ा दी जाती है, या रनिंग मशीन की प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ा दी जाएगी, या इनकमिंग मशीन की प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई घटा दी जाएगी, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नॉन सैलिएंट पोल रोटर लगता है, हाँ बिल्कुल, बेलनाकार जिसे हम कह सकते हैं, सिलेंड्रिकल पोल, हाँ बिल्कुल सही है, नॉन सैलिएंट पोल रोटर लगता है। नॉन मतलब सैलिएंट तो वो हो गया जिसका व्यास बड़ा होता है ना, और सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार रोटर हो गया जिसका व्यास छोटा होता है। आप सही कह रहे हो, नॉन सिलेंड्रिकल बिल्कुल सही है। आप बस समझने का तरीका है। नॉन सिलेंड्रिकल मतलब ऑब्जेक्ट सी बात है कि बेलनाकार ही रहेगा उसके बाद, क्योंकि दो ही तो होते हैं। हाँ तो देखिए 50 में अभी तक आंसर सी आया है मेरे पास, आर के भाई का, और गिरी भाई का आया है 50 में ए, फिर श्याम जी ने भी सी दे दिया। तो देखिए दोस्तों ए इसका राइट आंसर है, शैलेंद्र गिरी जी बहुत अच्छा, और शौकत अली, मुकेश सैनी आपका भी सही है। तो ए इसका मेरे भाइयों राइट आंसर हो जाएगा, न कि सी होगा, है ना। तो दोस्तों इनकमिंग मशीन का जो प्राइम मूवर है दोस्तों, उसकी अपन क्या करेंगे, फ्यूल सप्लाई को बढ़ा देंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 51 की ओर, और अच्छा सा डायग्राम देख के आपको क्वेश्चन का सॉर्ट आउट सॉल्यूशन निकालना है कि चित्र में दर्शाया गया अल्टरनेटर प्रकार का है, किस प्रकार का अल्टरनेटर है, स्टार संयोजन में है, डेल्टा संयोजन में है, अर्थयुक्त स्टार संयोजन है, या मेरे भाइयों डी यानी 3 फेज 4 तार अल्टरनेटर है। तो प्रश्न संख्या 51 का राइट आंसर देंगे सभी दोस्त कि चित्र में दर्शाया गया अल्टरनेटर है। बहुत ही शानदार। देखिए श्रीवेश भाई आपका सी आया, बहुत अच्छा, मुकेश भाई ने सी दे दिया, ओम प्रकाश जी आपने भी सी दिया। तो राइट आंसर मेरे भाई बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका जो 51 के अंदर दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, बिल्कुल सही है दोस्तों, कि अर्थयुक्त स्टार संयोजन है। यहाँ पर ये अर्थिंग निकल चुकी है, न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा, है ना, हाँ बिल्कुल सही है, अर्थयुक्त स्टार संयोजन इसका राइट आंसर होगा। चलो दोस्तों तो सी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 52 की ओर। 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सभी बताएंगे दोस्तों कि दो त्रिकला यानी दो दोस्तों आपके 3 फेज प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर के तुल्यकालन यानी दोस्तों सिंक्रोनाइज के लिए सर्व अदीप्ति लैंप विधि प्रयोग की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो लैंप एक ही समय पर अदीप्त नहीं होते किंतु विभिन्न समयों पर होते हैं। प्रयुक्त लैंप समान वाटेजता और वोल्टता के निर्धारण के हैं। तो लैंप संयोजन की जांच की गई और सही पाया गया है कि यह निम्नलिखित में से किसी एक कारण में अंतर के कारण उसे पहचाने। तो आवृत्ति या कल्ला अनुक्रमण या दोस्तों वोल्टता। सिंपल सा बात है दोस्तों, यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए आपको कईयों को समझ में आया होगा, लेकिन सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो दोस्तों 3 फेज अल्टरनेटर हैं, उनको सिंक्रोनाइज किया जाता है, और दोस्तों अदीप्ति लैंप विधि से, अदीप्ति यानी दोस्तों विधि जो है उससे दोस्तों इसको चेक किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, समान वाटेज और समान वोल्टता के हैं, तो लैंप संयोजन की जाँच की जाए तो क्या पाया जाएगा कि निम्न में से कौन सा कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, जो सी दे रहे हैं बहुत ही सर दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका दोस्तों क्या होगा, कला अनुक्रमण यानी कि पेज क्रम हमको चेक करना है, बिल्कुल सही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति कोई मतलब नहीं है, चाल से और वोल्टता से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन होगा उसका फेज क्रम। क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया ना तो ऑप्शन के अंदर से भी आप देखते ना तो आपको लग जाएगा कि सी ही आंसर होना चाहिए।
आगे चले दोस्तों, प्रश्न संख्या 52 की ओर। 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि आरपीएम 200 और पोषण प्रति चक्र यानी दोस्तों 0.05 mm है तो पोषण के प्रति मिनट होंगे। तो फटाफट बताएंगे दोस्तों, प्रति मिनट होगा 1 mm, 10 mm, 4 mm या दोस्तों 10 सेंटीमीटर। जल्दी से आंसर देंगे। 53 थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कईयों को ये क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी निकालेंगे दोस्तों। प्रति चक्र। अब देखिए दोस्तों, इसमें आप अगर कोई अलग सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन के अंदर तो हो सकता है गड़बड़ कर दें। लेकिन सिंपल सा अगर अपन इसमें सोचते हैं कि देखिए आरपीएम है दोस्तों 200 और प्रति पोषण चक्र है 0.05, तो एक का निकालना है तो बस फिर मैथमेटिकल रूल से आप निकाल सकते हैं 1/, करके, यानी दोस्तों 200 का बराबर आ जाएगा अपने पास, है ना। अच्छा, ये प्रति चक्र दे रखा है तो एक चक्कर का दोस्तों कितना दे रखा है 0.05। तो 200 चक्कर का आप जब निकालेंगे तो दोस्तों 0.025 इंटू 200 कर लो, बस सिंपल सी गणित है ना। तो 2 0 से कटेगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 2 10, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों किस में रहेगा, अब ये तो बिल्कुल एमएम में ही रहेगा क्योंकि इसमें सेंटीमीटर हमने बनाया ही नहीं है, बिल्कुल एमएम में। तो बी इसका राइट आंसर होगा, बी। सिंपल मैथमेटिकल रूल से इसका आंसर आपके सामने आ गया है। तो नहीं आ रहा है तो वो देख लीजिए, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या चलते हैं दोस्तों 54 की ओर। 54 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि उस कथन को खोजिए जो सही नहीं है। ऐसा कौन सा इसके अंदर दोस्तों कथन लिखा हुआ है दोस्तों जो सही भी नहीं है। देखिए ओम प्रकाश जी, आप बिल्कुल आप हमेशा तत्पर हैं। देखिए ओम प्रकाश जी बार बार कह रहे हैं कि सभी दोस्त शेयर कर दीजिए। बिल्कुल दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिए यार, क्योंकि 15 ही लोग लाइव रह गए हैं और अब कुछ दिनों से देख रहे हैं कि क्लास में थोड़ा सा कमी आती जा रही है। तो फ्रेंड्स अगर इस तरीके से चल रहा है तो फिर कुछ दिन का ब्रेक लें। आई थिंक अभी शायद तब सब लोग तैयार नहीं है क्लासेस के लिए, तो ब्रेक लिया जाए तो वो कह दीजिए ब्रेक ले लेंगे हम कुछ दिन का, उसके बाद फिर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी मुझे भी थोड़ी सी इश्यूज हैं कि बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है ना। तो उस वजह से मैं भी सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन का ब्रेक लेके फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वाली, बाकी क्लासें चलती रहेगी। हाँ, तो 54 का फटाफट बताएंगे कि अल्टरनेटर में क्षेत्र रोटर तथा पर समायोजित किया जाता है और आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर क्यों। यानी अल्टरनेटर में क्षेत्र रोटर पर समायोजित किया जाता है, यानी क्षेत्र को दोस्तों रोटर पर लगाया जाता है। यानी फील्ड वाइंडिंग आपकी कहाँ मिलती है, रोटर पर, और आर्मेचर वाइंडिंग मिलती है दोस्तों आपकी स्टेटर पर। ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों, क्या दोस्तों हार्मोनिक्स को कम हो जाता है इसलिए, या फिर दोस्तों आवश्यकता स्लिप रिंग केवल 3 होगी इसलिए, या फिर दोस्तों उत्तेजना के लिए आवश्यक शक्ति न्यून वोल्टेज पर काम होता है, या फिर दोस्तों उच्च वोल्टेज के लिए आर्मेचर वाइंडिंग को सुगमता से इंसुलेट किया जा सकता है। आंसर दीजिए 54 का। सुजीत कुमार जी, आप तो अभी शायद करंट आईटीआई में हो, तो आप अपने दोस्तों को बताइए। दोस्तों आपका एक भी दोस्त नहीं आया दोस्त, तो आप अपने दोस्तों को ला सकते हो। भाई आपकी क्लास में मान लो 10 लड़के आपके साथ में 20 लड़के भी हैं, तो 1-2 फ्रेंड को तो ला सकते हो। हाँ, तो मैं भी ये सोच रहा हूँ 1-2 दिन का ब्रेक ले लेते हैं पहले, मतलब 15 तारीख से भी स्टार्ट कर देते हैं अपनी क्लास को। आज 11 हो गई, आज की क्लास के बाद में नए टॉपिक हम 15 तारीख को स्टार्ट कर देंगे। हाँ, तो बताइए 54 का जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, पहले आंसर दीजिए। हाँ देखिए श्याम कुमार जी ने डी दिया है यहाँ पर, 54 के अंदर श्याम कुमार जी ने डी दिया, लेकिन बाकी सब आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ना मेरे भाइयों, वैसे कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है उसके लिए आप मान सकते हो दोस्तों सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन इसके लिए सही नहीं है। बाकी देखिए दोस्तों अगर ऐसा करते हैं तो हार्मोनिक्स कम हो जाता है, बिल्कुल सही है। स्लिप रिंग 3 की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। और सुगमता से इंसुलेटेड किया जा सकता है, ये भी सही है। लेकिन सी इसका गलत है, तो सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नहीं सर कोई बात नहीं सुजीत जी, अभी रुकिए, लास्ट में बात करेंगे इसके बारे में ना, क्लास के बारे में, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए दोस्तों 55 नंबर के क्वेश्चन पे, 55 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए कि किसी अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है।
मुझे क्या है कि थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, मुंह में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और छाले वगैरह ज़्यादा ही हैं थोड़े। तो क्या है कि मेरे को एक तो बोलने में दिक्कत आती है, तो मैं ज़्यादा समझा नहीं पाता हूँ, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन खत्म करने की कोशिश करता हूँ अपने आप में। फिर भी कोशिश है कि अच्छे से बताया जाए। और दूसरा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, हालांकि 2 दिन से दवाई भी ले रहा हूँ, देखते हैं फिर भी। चलो, ए डी सी एवं ए सी, या फिर बी ए सी, या फिर दोस्तों सी स्पंदित डी सी, या दोस्तों केवल डी सी। तो जल्दी से जल्दी बताएंगे 55 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर। श्याम कुमार जी ने यहाँ बी दिया है, शैलेंद्र गिरी जी आपने सी दिया है, और शौकत अली भाई आपने डी दिया है दोस्त। देखिए दोस्तों, ये पूछ रहा है कि अल्टरनेटर से कौन सी धारा पैदा की जाती है। शौकत अली भाई मेरे डी कैसे दोस्त, केवल डीसी। अल्टरनेटर से हम डीसी थोड़ी लेते हैं दोस्त, अल्टरनेटर से हम दोस्त एसी लेते हैं ना, डीसी नहीं लेते। डीसी तो जनरेटर से लेंगे ना, डीसी जनरेटर से। हाँ, उसके अंदर डीसी जाती है, जबकि ये कह रहा है कि पैदा कौन सी होती है, तो पैदा तो एसी होती है। तो हाँ बिल्कुल सही है, बी आप कर लिया आपने। हाँ तो देखिए 55 नंबर का राइट आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही है आप सभी का, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओनली फॉर एसी लेते हैं। हाँ अगर ये बोलता है देते कौन सी कर सप्लाई है, तो फिर केवल डीसी ही देते हैं, बिल्कुल सही होगा उसके लिए, केवल डीसी ही देते हैं। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 56 की ओर, 56 नंबर के क्वेश्चन की ओर। फटाफट निकाल के बताएंगे कि 8 पोल है दोस्तों, एक अल्टरनेटर की 375 आरपीएम की स्पीड से घूम रहा है, तो अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी फटाफट निकाल दीजिए जल्दी से जल्दी। फ्रीक्वेंसी निकाल लो, 8 पोल है, 375 उसकी आरपीएम है, और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो एफ बराबर क्या सा फॉर्मूला लगा। हाँ पैदा तो उसका नहीं, आउटपुट अगर लेते हैं है ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डीसी के अंदर भी एसी ही पैदा होती है, लेकिन आउटपुट देता है वो डीसी दे देता है ना। तो आप अगर वहां तक भी पहुंच जाएं कि चलो डीसी कैसे दे सकते हैं, तो उसका डीसी उसका तो दे सकते हैं, लेकिन अल्टरनेटर पे डीसी देना सही नहीं होगा। हाँ देखिए 18 लोग लाइव हैं, 12 लाइक है ओनली है ना, तो लाइक्स भी बढ़ा दीजिए और अपने दोस्तों को बुला लो यार, फटाफट आ जाओ यार जल्दी जल्दी, क्लास अच्छी चल रही है। ओके ओके हाँ तो देखिए 56 का अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा दोस्तों, हमें निकालनी है एफ बराबर पी एन बटा 120 लिखेंगे ना। तो पी कितना दे रखा है दोस्तों, आर दे रखा है, और 375 दे रखा है आपका एन की वैल्यू, और 120 नीचे आ जाएगा। देखिए दोस्तों 8 से 2 बार, और 8 से ये 3 बार, यानी 30 है ना भाई, 4 से है ना। अब 3 से इसको काटें तो 3 से कट रहा है बिल्कुल, ये 3 एकम 3, और इसमें इधर आएगा तो 5 या 15, अच्छा 3 से नहीं कट रहा है कि, अच्छा हाँ 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, माफ करना मैंने गड़बड़ कर दी, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, और दोस्तों फिर 0 है बिल्कुल। तो इसके अंदर फिर 0 लगेगा क्या, अच्छा मैंने सॉरी काटने में थोड़ी गड़बड़ कर दी है, कि 8 पोल है मल्टीप्लाई 375 आ जाएगा दोस्तों, नीचे 120 आता है, ये बिल्कुल सही है ना। तो आप काट लीजिए इसको 4 से 2 बार, 4 दूनी 8, और 4 तिया 12, फिर इसको काट लीजिए दोस्तों, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो 15। अब 15 से काट ली, 15 दूना 30, और दोस्तों फिर बचे कितने 7, और 15 5 75, तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, तो 25 साइकिल पर सेकंड, 25 साइकिल पर सेकंड है ना, बिल्कुल सही है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना दोस्तों। हाँ देखिए मिस्टेक हो ही जाती है कभी कभी काउंटिंग करने में। तो 56 का दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना आंसर ए हो जाएगा। आगे चले दोस्तों, प्रश्न संख्या आप चलते हैं नेक्स्ट की ओर, और 57 की ओर। 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि 4 पोल और 1800 आरपीएम की दर से घूमने वाले अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति होगी। ए कितना दे रखा है दोस्तों 180 हर्ट्ज, बी में दे रखा है दोस्तों 450 हर्ट्ज, सी में दिया हुआ है दोस्तों 120 हर्ट्ज, और डी में दे रखा है दोस्तों 60 हर्ट्ज, तो 60 हर्ट्ज। तो जल्दी से जल्दी बताएंगे सभी दोस्त 57 का। जल्दी जल्दी आंसर दें ताकि फटाफट क्वेश्चंस का हम भी आंसर निकाल पाए। बहुत अच्छा, देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार 57 का आप एस चौधरी भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू दोस्त। सच्ची एस चौधरी जी कौन है आप इसमें अपने,
हाँ तो देखिए 57 का यहाँ पर भी दोस्तों आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वही फॉर्मूला हो जाएगा, वही एफ बराबर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब इसको तो शायद निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो पी एन बटा 120 हो जाएगा। बार बार रिपीट करने से अपना क्या है कि और अच्छे से तैयार हो जाएगी। पी दे रखा है दोस्तों 4 मल्टीप्लाई 1800 बटे 120 होगा दोस्तों। फिर यही 4 से 30 बार कट जाएगा और 30 से दोस्तों ये 6 बार, यानी 600 इसका राइट आंसर। ओ माफ़ करना, फिर गड़बड़ कर दी मैंने यार, 3 तो फिर गड़बड़ कर दी क्या, हो 60 आ गया, माफ़ करना, 0 से 0 कटेगा ना और 3 से ये 60 बार, 60 आ जाएगा है ना। हाँ तो बिल्कुल सही है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस बार इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, बिल्कुल पहले वाला ही क्वेश्चन है, तो डी राइट आंसर। आगे चलिए दोस्तों 58 की ओर, फिर वही आवृत्ति वाला है, चलो छोड़ दो इसको। हाँ 59 की ओर आ जाइए दोस्तों कि अल्टरनेटिव करंट में दोस्तों क्या होता है, करंट का परिणाम स्थिर रहता है। करंट का परिणाम स्थिर रहता है। बी में देखा है करंट की दिशा और परिणाम समय के साथ बदलती है, या फिर दोस्तों करंट की दिशा और परिणाम स्थिर रहता है, या उपयुक्त सभी। देखिए आप दोस्तों को मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये मैं पहले देखता नहीं हूँ, तो आप सोचते होंगे कि यार स्किप क्यों करते हैं, पहले ही क्यों नहीं काट के रखते हैं। मैं क्या है कि पहले क्वेश्चन नहीं देख पाता हूँ दोस्तों, टाइम नहीं मिल पाता ना इतना। तो जैसे सर तैयार करके रहते हैं, योगेश सर इस चीज़ को मैटर को तैयार कर लेते हैं, फिर बस मैं तो अभी आपकी करंट क्लास लेता हूँ, उसी टाइम ये टॉपिक देख पाते हैं। तो इतना टाइम थोड़ा दिन में क्या है कि टाइम का इश्यू रहता है, और फिर शाम को थोड़ा सा फैमिली वगैरह के साथ टाइम, तो उस वजह से फिर मिलते हैं, डायरेक्ट क्लास में आ जाते हैं फिर अपन। हाँ तो देखिए 59, बिल्कुल जल्दी से जल्दी आंसर देंगे 59 का। बिल्कुल सही है, ये तो सिंपल सा है सबको। कमलनाथ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ तो देखिए दोस्तों 59 का जो राइट आंसर होने वाला है वो बी होने वाला है। बहुत अच्छा, क्योंकि दोस्तों अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है, करंट की दिशा एवं परिणाम समय के साथ बदलता है। वो सिंपल सा आपको पता ही होगा, ये तो सबको पता होगा कि देखिए यहाँ से अगर एसी करंट चलता है, ऐसे ही चलता है ना, तो ऊपर जाएगा तो डायरेक्शन ऊपर की हो गई, नीचे आएगा तो डायरेक्शन अबो हो गई, फिर यहाँ पर फिर ऊपर, यानी डायरेक्शन बार बार क्या हो रही है दोस्तों, चेंज हो रही है, और वैल्यू भी चेंज होती है। अगर यहाँ जाएगा तो इतना, फिर यहाँ पर टॉप वैल्यूज में, फिर यहाँ आएगा तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब मान परिणाम, फिर यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से इसकी परिणाम और करंट की दिशा दोनों दोस्तों आराम से मतलब समय के साथ क्या होती है, बदलती रहती है। अगर यही आपको मान लो अल्टरनेटिव करंट ना लिख के लिख देता कि आपके लिए दोस्तों ये हो जाती डायरेक्ट करंट, कौन सी दोस्तों, डायरेक्ट करंट है ना। तो डायरेक्ट करंट के लिए फिर आप कहते दोस्तों कि करंट की दिशा और परिणाम स्थिर रहते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट करंट में इस तरीके से चलता है ना, तो बिल्कुल लाइन वाइज चलता रहता है, ना तो ऊपर नीचे डायरेक्शन चेंज होगी, ना वैल्यूज इसकी चेंज होती है, ठीक है। ये तो सिंपल सा है, सबको याद होगा आई थिंक। आगे चलते हैं दोस्तों 60 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट, आउटपुट वोल्टेज में देखिए सबसे बड़ी गिरावट एक अल्टरनेटर से किस लोड पर पूर्ण भार लेने के परिणाम स्वरूप होगी। यानी ज्यादा एकदम से गिरावट कब कौन से लोड पर आएगी दोस्तों, यूपीएफ लोड या एलपीएफ इंडक्टिव लोड या मध्यम पीएफ कैपेसिटिव लोड या फिर दोस्तों उच्च पीएफ कैपेसिटिव लोड। हाँ जल्दी से जल्दी 60 नंबर पे आ जाइए दोस्तों। हाँ तो देखिए दोस्तों अभी तक सी इसका आया है, लेकिन अभी तक आंसर सही नहीं देख पाया मैं, है ना। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है ना, वो होने वाला है दोस्तों बी। बी इसका राइट आंसर होने वाला है, एलपीएफ इंडक्टिव लोड, ठीक है दोस्तों। कौन सा, बिल्कुल सही है, अमित कुमार जी आपका बिल्कुल सही है, और RK09 भाई आपका भी सही है। तो एलपीएफ इंडक्टिव लोड, एलपीएफ इंडक्टिव लोड बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 60 के अंदर, है ना। अब ये एलपीएफ क्या होता है, यूपीएफ क्या होता है, ये तो आपको पता होगा आई थिंक। पुष्पेंद्र जी आपका भी बिल्कुल सही है ना। चलो फिर चलें आगे क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल आशीष जी ए क्यों दे रहे हैं दोस्त, ए नहीं होगा बी होगा दोस्त, बी होगा इसका राइट आंसर ना। चलो फिर दोस्तों आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं
उन पे कोई भी नंबरिंग नहीं है ना, विदाउट नंबरिंग क्वेश्चन चलेंगे वो, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस आंसर देते जाए, है ना, बिल्कुल इसी तरीके से। चलो प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना ये 61 हो जाएगा। चलो नंबरिंग से कोई मतलब थोड़ी, अपन को नंबरिंग नहीं पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना है कि प्रत्यावर्तक यानी दोस्तों अल्टरनेटर को लगभग कितने डीसी आपूर्ति संयोजित किया जाता है। ए 90 वोल्टेज, बी 120 वोल्टेज, सी 110 या डी 220 वोल्टेज। जल्दी से जल्दी आंसर दें दोस्तों फटाफट। प्रश्न संख्या इस वाले का कहाँ गए सारे के सारे, आंसर दो यार, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बिल्कुल श्याम कुमार जी का सही है, सुजीत भाई आपका भी अच्छा है। हाँ सचिन भाई बाद में आए हैं। सचिन भाई मैं आपको बता दूं दोस्त, जो अपना प्रत्यावर्तक क्षेत्र को यानी दोस्तों जो अब ये प्रत्यावर्तक क्षेत्र को लगभग, अब प्रत्यावर्तक क्षेत्र यानी दोस्तों जो अपना अल्टरनेटर होता है ना, अल्टरनेटर में दोस्तों ये क्या होता है, आर्मेचर या आर्मेचर कहते हैं, रोटर कहते हैं इसको, है ना आप। तो इसमें दोस्तों ये जो होता है ना, इस पर वाइंडिंग कौन सी होती है, क्षेत्र वाइंडिंग यानी दोस्तों फील्ड वाइंडिंग होती है, और उसको कितने सप्लाई डीसी दी जाती है। तो सिंपल मेरे भाई याद रखना 220 वोल्टेज डीसी सप्लाई दी जाती है, 110 नहीं दोस्त, है ना, 110 नहीं आएगी दोस्तों, है ना। शौकत अली मेरे भाई दोस्त 110 नहीं होगा, 110 नहीं होगा, 220 होगा, है ना। बुक में अच्छे से देख लेना, है ना। हाँ आगे चलिए दोस्तों, शेयरिंग जरूर करते रहे, बार बार में आपसे सभी से रिक्वेस्ट यही हो रही है। हाँ देखिए, आप जब क्लास भी खत्म कर लेते हो ना, तब भी एक बार आप वीडियो को शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास से फिर वो अपने आप जुड़ते जाएंगे। और अपने सभी दोस्तों को जोड़ो यार कि ऐसे क्लास चलती है। देखिए 5-6 दिन से मैं यही देख रहा हूँ, वही 18 से 20, 18, 20, 22 लड़के आते हैं, बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो थोड़ा देखिए प्लीज यार। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि प्रत्यावर्तक में उत्तेजित धारा का दूसरा नाम क्या है। प्रेरित प्रेरित वोल्टता, भार धारा, क्षेत्र धारा या आर्मेचर की धारा। हाँ जल्दी से आंसर देंगे। प्रश्न संख्या जो ये चल रहा है दोस्तों कि प्रत्यावर्तक में उत्तेजित धारा का दूसरा नाम क्या है। अब देखिए उत्तेजित धारा यानी कि दोस्तों ये उत्तेजित धारा कौन सी होगी, जो दोस्तों हमारा और रोटर होगा ना, उसके अंदर जो हमने सप्लाई दी है, रोटर के अंदर जो सप्लाई दी है, अब वो कौन सी होती है, डीसी। आपको पता लग गया कितनी सप्लाई होती है, 220 होती है। बार बार रिपीट करो दोस्तों, बार बार रिपीट करोगे ऑटोमेटिक एक चीज से 4 चीज को लिंक करके याद करो। कैसे याद नहीं होगी यार, याद होगी। पूछा नहीं है ना इसमें, फ्री में हमने लिखा कि भाई डीसी सप्लाई देंगे, 220 सप्लाई देंगे, इसमें क्षेत्र धारा यानी इसके अंदर फील्ड करंट जाएगा, यानी उत्तेजित धारा भी जाएगी। उत्तेजित धारा कह दो, फील्ड करंट कह दो, कुछ भी कह दो, तो उसका एक और नाम बताएं। बिल्कुल फील्ड की करंट, बिल्कुल सही है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फील्ड की करंट इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही शानदार। तो आगे चलें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे सभी भाइयों, और जल्दी से जल्दी बताएंगे कि पिच फैक्टर की गणना का सूत्र क्या है दोस्तों। पिच फैक्टर यानी केपी, है ना, केपी तो पिच फैक्टर होता है और केडी होता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो दोनों को अच्छे से याद रखना कि पिच फैक्टर की गणना का फॉर्मूला कौन सा है दोस्तों। क्या ए केपी बराबर कॉस फाई, या फिर दोस्तों बी में दे रखा है केपी बराबर tan अल्फा बाई 2, या फिर दोस्तों केपी बराबर साइन अल्फा बाई 2, या फिर दोस्तों डी यानी दे में दे रखा है केपी बराबर कॉस अल्फा बाई 2। तो जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। प्रश्न संख्या जो ये चल रहा है दोस्तों बिल्कुल सही है, देखिए हाँ फटाफट आंसर दे दीजिए। हाँ तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए साइन में नहीं आता कभी भी, ये ध्यान रखना, साइन में नहीं आएगा। हाँ तो बिल्कुल सही है। शौकत अली भाई आपका नहीं गलत है, सॉरी माफ करना। हाँ तो इसका जो 63 जो भी है ये क्वेश्चन नंबर, इसका दोस्तों राइट आंसर सी नहीं होगा यार, साइन अल्फा बाई 2 थोड़ी होता है, कॉस अल्फा बाई 2 होता है यार, साइन अल्फा बाई 2 नहीं होगा दोस्तों, कॉस अल्फा बाई 2 होता है। एक बार देखिए सभी लोग बताएं जल्दी से जल्दी कि कॉस अल्फा बाई 2 होता है या फिर साइन अल्फा बाई 2 होगा। बिल्कुल सचिन शर्मा जी आपने सही दिया दोस्त, डी ही इसका होगा, डी होगा दोस्तों, डी। आप
अच्छे से देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसके बाद देखिए पिच फैक्टर को ज्ञात करने का फॉर्मूला है दोस्तों ये, है ना। तो पिच फैक्टर को गणना आप किस प्रकार करेंगे, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। केपी बराबर, तो केपी बराबर मेरे भाइयों सिंपल सा होता है डी, बिल्कुल सही है कि केपी बराबर होता है दोस्तों आपका कोस अल्फा बाई दोस्तों 2 होता है। इसका मतलब डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कौन सा होगा दोस्तों, डी, यानी द इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ तो सभी भाई ध्यान रखें, जो केपी बराबर होता है यानी, है ना, पिच फैक्टर बराबर होता है दोस्तों कॉस अल्फा बाई 2। अच्छे से याद कर लो दोस्तों, ए और जो ए दे रहे हैं और जो से दे रहे हैं उनके लिए, है ना। आगे चलें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पिच फैक्टर का अधिकतम मान होता है, पिच फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों -1 होगा, -2 होगा, 1 होगा या फिर 0 होगा। तो बताएं दोस्तों पिच फैक्टर की अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये पिच फैक्टर होता है ना, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है दोस्तों, ये भी चीज याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं, तो मात्रक नहीं होता है। अब फटाफट बता दीजिए कि अधिकतम वैल्यूज कितनी होगी पिच फैक्टर की। बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। देखिए संदीप यादव जी ने सही आंसर दिया है यहाँ पर, बहुत अच्छा, बिल्कुल। शौकत अली भाई 0 नहीं होगा दोस्तों, अधिकतम वैल्यू पूछ रहा है मेरे भाई, अधिकतम वैल्यू, ये तो ये न्यूनतम वैल्यू हो जाएगी 0। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से अब क्वेश्चंस को आप किस तरीके से हल करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पिच फैक्टर की अधिकतम वैल्यू होती है दोस्तों 1, लेकिन आप यहाँ पर मिनिमम वैल्यू भी आप कह सकते हो, तो 0 मिनिमम वैल्यू होगी, अधिकतम वैल्यू दोस्तों इसकी होगी 1 होगी, ठीक है। तो पिच फैक्टर की अधिकतम वैल्यू 1 होगी, 1 होगी, ध्यान रखना दोस्तों। तो से यानी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि अल्टरनेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। अल्टरनेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ध्यान दे, फोकस करके क्वेश्चन को करना। अनंत रहेगा, -1 रहने वाला है, +1 या दोस्तों 0 रहने वाला है। तो अल्टरनेटर में दोस्तों प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, जल्दी से बताएंगे दोस्तों फटाफट। हनीफ अहमद भाई बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। और हनीफ भाई आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, और अपने सभी फ्रेंड्स को इसको शेयर कर देना वीडियो को, ताकि वो लोग भी अपनी क्लास का मजा ले सकें, है ना। और आप डेली आए दोस्तों, डेली अपनी क्लासेस 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, और इसी प्रकार हम नए नए शानदार शानदार टॉपिक को क्वेश्चन वाइज पूरा सॉल्व कर रहे हैं। विशाल भाई काफी दिन बाद दिख रहे हो, विशाल भाई आपको भी स्वागत है दोस्त। कंटिन्यू रहें दोस्तों, कंटिन्यू रहने से क्या होगा कि आप और हम अट्रैक्ट रहेंगे आपस में, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, है ना। हाँ तो देखिए दोस्तों, अल्टरनेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का, प्रेरित विद्युत वाहक बल का वैल्यू जो होती है दोस्तों, अभी तक सही नहीं आया यार। शैलेंद्र गिरी ने 65, आई थिंक यही 65 पे मेरे हिसाब से, तो डी लिख रहे हैं। बिल्कुल, अगर इसका डी आप दे रहे हैं मेरे भाई तो सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर है 0। दोस्तों क्या पूछ रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अरे यार प्रेरित विद्युत वाहक बल तो मिलता ही नहीं है ना, किसके अंदर, अल्टरनेटर के अंदर कहाँ होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। हाँ, प्रेरित विद्युत वाहक बल अल्टरनेटर के अंदर दोस्तों कितना रहने वाला है दोस्तों, 0 रहने वाला है 27 के अंदर, ठीक है, माफ करना इसके लिए। हाँ ओके ओके सचिन भाई, बिल्कुल ड्यूटी जाइए दोस्त, और होपफुली इजीली आप बाद में देख लेंगे वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो द इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 0 रहेगा। आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसको तो चलो कर लिया ना फॉर्मूला, आगे आइए। हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मात्र 2-3 क्वेश्चन और हैं, तो आप चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं सचिन भाई, बिल्कुल। हाँ तो देखिए दोस्तों, प्रत्यावर्तक का शक्ति गुणांक किस पर निर्भर करता है। प्रत्यावर्तक का दोस्तों यानी आपका अल्टरनेटर का दोस्तों शक्ति गुणांक किस पर निर्भर करता है, केवल भार पर निर्भर करता है, ताम्र हानियों पर यानी दोस्तों कॉपर लॉसेस पे आपका निर्भर करता है, रोटर की गति यानी दोस्तों आपके रोटर की स्पीड पर, या क्रोड हानियां, या फिर दोस्तों आपकी जो क्रोड होती है उसकी लॉसेस पर। तो फटाफट बताएंगे दोस्तों कि प्रत्यावर्तक का शक्ति गुणांक किस पर निर्भर करता है। इसका आंसर तो लगभग सब देंगे दोस्तों, सबको ही देना है दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका, सभी आंसर देंगे। अच्छा देखिए दोस्तों, मैं खुद भी आपके साथ इस ग्रुप में, मतलब जो आपका आंसर दे रहे हैं वहां पर हूँ। अभी एक मैसेज आया थैंक्स ऑल, है ना, तो उसको देखिए, वो अपना दोस्तों मेरा खुद का यूट्यूब का है, तो आप वहां भी जाना चाहे तो अपने साथ जा सकते हैं, SR प्रजापति के नाम से है।
हाँ, इंद्र कुमार जी का ए आया है यहाँ पर। इंद्र कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। संदीप यादव जी ने भी ए दिया है, बहुत अच्छा। हाँ, तो देखिए दोस्तों, आप वहाँ भी हमसे प्रॉपरली जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं अपने फनी टाइप की वीडियोस, मतलब मेरे नहीं, ऐसे आते रहते हैं जिनको डालता रहता हूँ। तो आप ऐसा प्रजापति जो भी मैसेज आया वहाँ भी हमसे आके जुड़ सकते हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यानी प्रत्यावर्तक का शक्ति गुणांक किस पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो मेरे सभी भाई इसके अंदर दोस्तों ए दे रहे हैं ए दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा। इसका दोस्तों कि प्रत्यावर्तक का शक्ति गुणांक दोस्तों किस पर निर्भर करता है, ओनली ऑन भार, यानी उससे जो लोड जुड़ा हुआ है ना दोस्तों, उस पर निर्भर करेगा। कैपेसिटिव लोड है, इंडक्टिव लोड है, या किस प्रकार का लोड है, तो लोड पर डिपेंडेंट रहता है। आगे चलें दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर, कि किस भार का शक्ति गुणांक इकाई होगा। इसमें से कौन सा ऐसा लोड है दोस्तों जब कि हमारा पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी रहने वाली है, एक रहने वाली है। तंतु लैंप पर, पंखा लैंप पर, आर्क लैंप पर, या दोस्तों ट्यूब लाइट के ऊपर। तो जल्दी से जल्दी बताएंगे दोस्तों, जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिए दोस्तों इसका। हाँ, तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना कि किस भार पर शक्ति गुणांक इकाई रहता है। हाँ, तो किस भार का रहता है, बिल्कुल सही है। शक्ति गुणांक इकाई किसका रहने वाला है दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल सही है, जो मेरे भाई ए दे रहे हैं, जिन्होंने भी ए दिया है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आर्क लैंप, सॉरी तंतु लैंप, माफ करना, आर्क लैंप नहीं, तंतु लैंप। ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब इकाई कब रहने वाला है, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ इसको आपको थोड़ा बताया जाए। चलो, थोड़ा सा आपकी 2 मिनट लेंगे यहाँ पर, आपको एक अच्छे से इसके बारे में बताते हैं दोस्तों, है ना। क्या बताना है, देखिए दोस्तों, मेरे को यहाँ पर आपको जो पहली बार आए हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ इस पर ध्यान दीजिए कि किस भार पर शक्ति गुणांक इकाई होगा। अब यहाँ दे रखा है दोस्तों आपको तंतु लैंप, है ना, यहाँ पर पंखा दिया पंखा मोटर दे रखी है, आर्क लैंप दिया हुआ है, और ट्यूब लाइट दी हुई है दोस्तों, है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप सब इन चीजों को देखेंगे तो मेरे भाइयों, तंतु लैंप, आर्क लैंप, पंखा लैंप और ट्यूब लैंप। देखिए दोस्तों, तंतु लैंप यानी जो होता है जिसके अंदर दोस्तों अपना नॉर्मल लैंप होता है ना दोस्तों, नॉर्मल लैंप होता है जिसके अंदर ऐसे फिलामेंट होता है, तो फिलामेंट को तंतु बोलते हैं ना, तो ये इस लैंप की बात कर रहा है, ठीक है। अब पंखा होता है दोस्तों, उसके साथ क्या जुड़ा हो रहता है दोस्तों, कैपेसिटर। ट्यूबलाइट के साथ दोस्तों क्या जुड़ा रहता है, अपना चौक, इंडक्टर, है ना। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि जब किसी भी सर्किट के अंदर, अब यहाँ मैं पावर फैक्टर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। पहले इसको लेते हैं पंखा मोटर, ठीक है। पंखा मोटर दोस्तों जिसमें कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर कैपेसिटर जुड़ गया ना, वहां पर दोस्तों आपका शक्ति गुणांक अग्रगामी रहेगा। कैसा रहेगा दोस्तों, अग्रगामी। यानी दोस्तों जो अपना पंखा होता है ना, उसमें कैपेसिटर होता है, जो कैपेसिटर क्या करता है, करंट को आगे लेके जाता है, वोल्टेज को पीछे रखता है। जब करंट आगे रहेगी तो आपका अग्रगामी, आपको दोस्तों क्या मिलेगा, शक्ति गुणांक मिलेगा। तो हमेशा पंखा वाली, यानी दोस्तों जहां पर भी कैपेसिटर यूज आ गया, अग्रगामी पावर फैक्टर होगा, इकाई कभी भी नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों ट्यूब लाइट की ओर। ट्यूब लाइट के साथ दोस्तों क्या जुड़ा रहता है, अपना चौक, चौक जुड़ा रहता है दोस्तों। अब ट्यूबलाइट के साथ चौक जुड़ा है, और चौक का क्या काम होता है दोस्तों, वोल्टेज को आगे लेना और दोस्तों करंट को पीछे लाना। यानी करंट पीछे गया तो यानी अब आपका लैगिंग प्रकार का आपको पावर फैक्टर मिलेगा। कौन सा, लैगिंग प्रकार का, न कि दोस्तों यूनिटी प्रकार का, ठीक है। आर्क लैंप होता है दोस्तों, आर्क लैंप एक तरीके से दोस्तों एकदम से वोल्टेज को डाउन करता है, वोल्टेज को डाउन करता है। इसमें भी आप ध्यान रखना दोस्तों, पश्चिमगामी आपको मिलेगा। कैसा मिलेगा दोस्तों, हमेशा पश्चिमगामी मिलता है दोस्तों, ठीक है, पश्चिमगामी। लेकिन मेरे भाइयों तंतु लैंप जो होता है उसमें ना तो आपका कैपेसिटर जुड़ा हुआ है ना इंडक्टर जुड़ा हुआ है, वो नॉर्मल परिपथ है, एक तरीके का नॉर्मल सर्किट है। तो यहाँ आपका इकाई होने वाला है। तो जो आपका लैंप होता है दोस्तों, उसमें पावर फैक्टर की वैल्यू इकाई होती है, ठीक है दोस्तों। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कह रहा है कि प्रत्यावर्तक की गति बढ़ाने पर आवृत्ति पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी आपका अल्टरनेटर है ना, आप उसकी स्पीड बढ़ा रहे हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर क्या असर होने वाला है। क्या दोस्तों अपरिवर्तित रहती है, या बढ़ जाती है, या घट जाती है, इसमें से कोई भी नहीं। जल्दी जल्दी आंसर देंगे इसका।
श्याम कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर हमें बताएं कि डीसी का पावर फैक्टर इकाई होता है कि नहीं। देखिए डीसी का पावर फैक्टर यूनिटी होता है, बिल्कुल एक होता है। तभी तो हम पावर फैक्टर की डीसी के अंदर बात ही नहीं करते, क्योंकि एक होता है। अब एक को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए आप देखना कभी भी डीसी के अंदर हम अगर पावर की गणना करते हैं, यानी पी की जब गणना करते हैं, पी बराबर तो वी इंटू आई करते हैं, न कि कोस फाई लिखते हैं। कोस फाई कभी नहीं लिखते ना, क्योंकि कोस फाई की वैल्यू उसके अंदर 1 रहती है, और 1 रहेगी तो किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पर उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि एसी के अंदर लीडिंग लैगिंग चलता है, यानी कोस फाई की वैल्यू 1 से कम आती है, इसलिए मल्टीप्लाई करने पर उसकी पावर में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो बिल्कुल डीसी के अंदर इकाई पावर फैक्टर ही होता है। देखिए दोस्तों, प्रत्यावर्तक की गति बढ़ाने पर आवृत्ति, तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल सही है। अधिकतर जो मेरे भाई इसका आंसर दे रहे हैं कि अगर आपकी प्रत्यावर्तक की गति बढ़ा दी जाएगी तो दोस्तों आपका आवृत्ति भी क्या हो जाएगी मेरे भाइयों, बढ़ जाती है। अरे घटा रहे हैं अधिकतर लोग, लेकिन घटानी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपकी जैसे स्पीड बढ़ेगी ना स्पीड, वैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी भी दोस्तों इसके अंदर बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है और आवृत्ति के साथ साथ में उसकी, मतलब हाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है दोस्तों उसकी गति के साथ साथ में, न कि घटती है ना। तो इसको अच्छे से देख लेना कि इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा अपोजिट में नहीं रहती, इक्वल में चलती है। अगर बढ़ रही है तो आवृत्ति, अगर स्पीड बढ़ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी दोस्तों क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर हम इसकी क्या बढ़ा सकते हैं दोस्तों, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, इसकी स्पीड बढ़ा के आवृत्ति को भी बढ़ा सकते हैं। तो बी होगा दोस्तों इसका आंसर, है ना, ब। अधिकतर ने सी दिया है, घटा रहे हैं दोस्तों। ये वाला सिस्टम यहाँ लागू नहीं होता है। हाँ बिल्कुल सही है, बी होगा दोस्तों, क्योंकि ये इक्वल में चलती है। अगर प्रत्यावर्तक की आप स्पीड बढ़ाएंगे ना तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है उसकी, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है दोस्तों, उसकी बढ़ती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों कि प्रत्यावर्तक का नियमन ऋणात्मक होगा, यानी कोई भी प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर आपका, उसका रेगुलेशन ऋणात्मक कब होगा, इकाई पावर फैक्टर इकाई यानी शक्ति गुणांक पर, या अग्रगामी शक्ति गुणांक पर, या फिर भाइयों रोटर की निर्धारित से उच्च गति पर, या फिर दोस्तों पश्च शक्ति गुणांक पर। तो जल्दी से बताएंगे कि अल्टरनेटर का नियमक ऋणात्मक कब होगा। अल्टरनेटर का नियमक ऋणात्मक कब होने वाला है, जल्दी से जल्दी बताएंगे दोस्तों फटाफट। हाँ तो देखिए दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए ना। ठीक है, बहुत अच्छा, देखिए बिल्कुल सही आया है। विशाल भाई आपने बिल्कुल सही दिया दोस्तों, बी आपने आंसर दिया है। तो देखिए दोस्तों प्रत्यावर्तक का जो अपना है ना, यानी अल्टरनेटर का दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक कब रहने वाला है, जब अग्रगामी शक्ति गुणांक पर। कौन से पे दोस्तों, अग्रगामी शक्ति गुणांक पर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही है। बिल्कुल आरपी भाई आपका सही है, बी। आरपी भाई बहुत बीच में चले गए थे आई थिंक कहीं, तो ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अग्रगामी शक्ति गुणांक पर ऋणात्मक होता है, पश्चगामी पर दोस्तों ये धनात्मक में चले जाता है, अपोजिट में ना। आगे देखिए दोस्तों, यदि आवृत्ति बढ़ती है, यदि दोस्तों उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो विद्युत वाहक बल होगा, अधिक हो जाएगा, समान रहता है, कम रहेगा, या अपरिवर्तित रहेगा। तो जल्दी से आंसर देंगे दोस्तों कि यदि आवृत्ति बढ़ती है तो विद्युत वाहक बल पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। छोटू खान भाई काफी दिन बाद दिख रहे हो भाई साहब, और आपका बहुत बहुत स्वागत है छोटू मेरे भाई। तो काफी दिन बाद दिखे दोस्त, काफी पहले मैंने आपको देखा था। अब डेली आया करो दोस्त, डेली क्लासेस चलती है 9 बजे से, है ना, तो डेली आया करो मेरे भाई। तो यदि आवृत्ति बढ़ती है तो विद्युत वाहक बल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जल्दी से जल्दी बताएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है बिल्कुल सही है, बिल्कुल शानदार तरीके से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी ना तो विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, उसका बढ़ता जाएगा। ए इसका राइट आंसर बहुत ही शानदार, अधिक हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रत्यावर्तक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जल्दी से सभी दोस्त बताएंगे कि प्रत्यावर्तक यानी आपका अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों, कि अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, या प्रेरकत्व के सिद्धांत पर, या फिर कोई भी नहीं। शौकत अली भाई कम नहीं होगा, वोल्टेज भी ज्यादा होगा। तो प्रत्यावर्तक किस सिद्धांत पर कार्य करता है
बहुत ही अच्छा। देखिए जो बी दे रहे हैं बिल्कुल सही है उनका, जो बी दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों प्रत्यावर्त अपना जो प्रत्यावर्तक यानी जो अल्टरनेटर है वो भी अपना दोस्तों के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर वर्क करता है। तो ब इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। बिल्कुल देखिए दोस्तों अल्टरनेटर और जनरेटर सेम से ही होते हैं ना, बिल्कुल बस सेल अल्टरनेटर और जनरेटर सेम से ही होते हैं। आगे चलिए दोस्तों के वर्ग बी सॉरी बी वर्ग के विद्युत रोधी तापक्रम की उच्चतम सीमा कितने डिग्री होगी, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए। तो जल्दी से जल्दी बताएंगे कि बी वर्ग के विद्युत रोधी तापक्रम की उच्चतम सीमा कितने डिग्री होगी, 500 डिग्री, 200 डिग्री, 120 या 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल्दी से जल्दी बताएंगे कि जो बी वर्ग के जो विद्युत रोधी होते हैं यानी अचालक पदार्थ होते हैं उनका मैक्सिमम ताप सीमा कितनी डिग्री रहने वाली है। जल्दी से जल्दी बताएंगे सभी दोस्त। हाँ फटाफट बताइए। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ना, वैसे इस अगर क्वेश्चन में देखा जाए ना तो आपका राइट आंसर से होगा, बिल्कुल जो सी दे रहे हैं बिल्कुल सही है, से ही होगा अगर इसके अंदर देखा जाए। लेकिन अगर वैसे आप देखोगे ना तो 130 होता है ना, 130 डिग्री होता है ना बी वाले में 130 डिग्री होता है सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ पर 130 ऑप्शन में नहीं है ना, तो आपको 120 करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, बहुत ही शानदार। तो देखिए दोस्तों आज अपना अल्टरनेटर चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है।